नए वीडियो के साथ में है इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि किसी भी व्यवसाय की बात करें हम तो उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो उसका एक संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है। लेकिन जब तक उनका वास्तविक रूप से ये बात करें कि एक वैज्ञानिक टेक्निक से उनको एनालिसिस और इंटरप्रेट नहीं किया जाए तो उनको सही ढंग से उचित निर्णय लेने के लिए वो जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती। तो ये आवश्यक हो गया है कि व्यवसाय से संबंधित जितने भी संख्यात्मक जो फैक्ट्स हैं उनको एनालिसिस और विश्लेषण किया जाए ताकि उनके आधार पर सही निर्णय लिया जा सके। कई बार क्या होता है कि जो जब तक एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हमारे पास ऐसे फैक्ट्स भी सामने आते हैं जो कि केवल तथ्यों के माध्यम से हम उनको नहीं जान सकते। तो आज लेखांकन सूचनाओं का जो अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है उनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, जिससे कि संस्था होती है उसकी एक्चुअल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी हमें मिल सके। तो इसलिए आज एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत ही जरूरी हो गया है। तो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम मोस्ट हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। जो एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो सही निर्णय लेने में सर्वाधिक सहायक होता है। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास जो तथ्य होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे पास तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं, कई बार भ्रामक होते हैं और उनके आधार पर निर्णय क्या होते हैं, त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं और उनके सही होने की संभावनाएं अधिक नहीं होती। जबकि अगर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाए जो वैज्ञानिक टेक्निक से किया जाता है उनके आधार पर निर्णय लिए गए बहुत ही तर्कसंगत होते हैं और तर्कयुक्त होते हैं और इनके आधार पर लिए गए निर्णय क्या होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो इस तरह से फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट, टू मेजर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति का माप भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से ही होता है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब तक एनालिसिस नहीं किया जाए तब तक हम संस्था की अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो सॉल्वेंसी कैपेसिटी है या अदर जो इंफॉर्मेशन उससे प्राप्त करनी है वो हमें सही ढंग से प्राप्त नहीं हो सकती। तो व्यवसाय में रुचि रखने वाले जितने भी पक्षकार हैं उनके उद्देश्य अनुसार क्या होते हैं, पृथक पृथक वो अपने इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और इसके आधार पर वो अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि संस्था की जो सॉल्वेंसी कैपेसिटी है वो कैसी है। नेक्स्ट, टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटेलिजिबल एंड मीनिंगफुल। वित्तीय विवरणों का बोधगम्य तथा अर्थपूर्ण बनाना। देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कारण, जो एनालिसिस के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो अंक सरल, छोटे और संक्षिप्त हो जाते हैं। इट मीन्स जो इंफॉर्मेशन बहुत लार्ज स्केल पे होती है एनालिसिस के कारण बहुत ही शॉर्ट में हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एक सामान्य व्यक्ति भी, एक नॉर्मल पर्सन भी उनको आसानी से समझ सकता है। और इन जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें अंक और तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब उनका विश्लेषण किया जाता है, उनको इंटरप्रेट किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है तो ऐसी मदों भी अर्थपूर्ण हो जाती हैं जो कि स्टेटमेंट में उनको हम अच्छे से समझ नहीं सकते। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रभाव सही रंग से हम समझ, जो एक हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो हम मीनिंग सही ढंग से नहीं निकाल सकते, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से वो मीनिंग हम आसानी से निकाल सकते हैं। छोटे छोटे तथ्यों को भी हम जान सकते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा हम उनको नहीं
जान सकते हैं। तो इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोधगम्य और अर्थपूर्ण बनते हैं किससे? फाइनेंशियल एनालिसिस से। नेक्स्ट, टू मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें जो तथ्य होते हैं, जो डेटाज होते हैं, वो हमें संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी जानकारी देते हैं। लेकिन एनालिसिस से क्या होता है, जो व्यवसाय है उसकी अर्जन क्षमता की गहन जानकारी प्राप्त होती है। कैसे? हम तरह तरह के जो रेशियो हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो को कैलकुलेट किससे करके हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए क्या होता है, जो एनालिसिस्ट होते हैं, विश्लेषक होते हैं, भिन्न भिन्न तरीके के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की गणना करते हैं, जिससे कि व्यवसाय की अर्निंग कैपेसिटी की गहन जानकारी प्राप्त हो सकती है और लाभ या हानि की कमी और अधिकता के कारण स्पष्ट हो सकते हैं, जिसमें प्रबंधन को लाभों में कमी के संबंध में उचित समय में सुधार करने की सहायता मिल जाती है तथा साथ ही अच्छे लाभों की स्थिति में उसमें और अधिक सुधार के कदम उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, टू मेजर्स ऑपरेशन एफिशिएंसी, संचालक कुशलता का माप, वो भी फाइनेंशियल एनालिसिस से ही होता है। यह आवश्यक है कि प्रबंध स्वामियों को व्यवसाय की जो विभिन्न एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी संचालन की कुशलता की जानकारी प्राप्त हो और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य निष्पादन के परिणामों की प्रतियोगी संस्था से परिणामों की तुलना करके विभिन्न निष्पादन और लाभदायित्व के अनुपातों की गणना करके और सापेक्ष के रूप में तुलनात्मक ढंग से सूचनाओं को प्रस्तुत करके की जा सकती है। तो इस तरह से एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन व्यवसाय कुशलता का मापन संभव बनाता है। टू यूटिलिटी टू यूजर्स, प्रयोगकर्ता या उपयोगकर्ता की बात करें उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि उनका हित क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है। अब उन्हें अपने हित के संबंध में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको ऊपरी रूप से देखने पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, जो संबंध होते हैं वो जटिल और समझने बहुत ही कठिन होते हैं। इसलिए उनको आसान बनाने के लिए, उनको समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है, जिससे संस्था में हित रखने वाले जो विभिन्न पक्षकार हैं वो आसानी से उसको समझ सके और एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सके। टू डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स, फाइनेंशियल एनालिसिस से सभी फैक्ट्स डिस्क्लोज हो जाते हैं, सभी तथ्यों का प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनमें बहुत सूचनाएं, उपयोगी सूचनाएं होती हैं, लेकिन क्या होता है वो किस में होती है, एक डेटा के रूप में होती है, संख्याओं के भेष में रहती हैं, जिससे कि बिना इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से ही व्यवसाय की लिक्विडिटी पोजीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, सोल्वेंसी कैपेसिटी, वर्किंग कैपिटल, और ये बात करें जो संपत्ति की संरचना है, उन सब का किस तरह से क्या प्रयोग हो रहा है, वो सब उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार एनालिसिस से जितनी भी छिपी हुई जो इंफॉर्मेशन है उन सबको हम सामने ला सकते हैं। नेक्स्ट, टू वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डिसीजंस, तो देखिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके द्वारा हम निर्णयों की सत्यता की जांच कर सकते हैं, क्योंकि योजनाओं की सफलता और सहज ज्ञान के आधार पर लिए गए अनुमान तथा निर्णय की सत्यता की जांच और पुष्टि के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस में जितनी भी सूचनाएं समाविष्ट हैं उनके लिए इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है टू नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रेंड, व्यवसायिक प्रवृत्तियों का ज्ञान भी किसके द्वारा ही होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस के इंटरप्रिटेशन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से, क्योंकि जो विभिन्न गत वर्षों के वित्तीय विवरणों के से विश्लेषण और एनालिसिस के आधार पर लिए गए निष्कर्षों की तुलना करके टोटल सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट के पोजीशन और लाभ हानि के ट्रेंड्स, इनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और ट्रेंड्स के आधार पर ही फर्म की जो फ्यूचर
जो ये बात करेंगे फ्यूचर जो प्रगति है और डेवलपमेंट है उसके संबंध में क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो ये कार्य प्रवृत्ति विश्लेषण विधि अपनाकर किया जा सकता है। तो इस तरह से ये यूजफुल होता है टू मेजर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, इसका लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये दोबारा आ गया पॉइंट, चलिए कोई नहीं। टू हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखिए प्लानिंग और कंट्रोल में भी ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि प्रबंधन को व्यवसाय के नियोजन और नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सूचनाएं की आवश्यकता होती है, ताकि क्या होता है, भावी ट्रेंड्स का अनुमान लगाकर व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्लानिंग की जा सके। इस प्रकार व्यवसाय के कंट्रोल के लिए भी अनेक प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करें तो विक्रय पर लाभ की स्थिति क्या होगी, देनदारों की वसूली की स्थिति क्या है, विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय क्या है, वर्किंग कैपिटल का क्या उपयोग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये समस्त सूचनाएं फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उनके एनालिसिस से ही प्राप्त हो सकती हैं। टू एनकरेजमेंट टू स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। सहयोग की भावना को बढ़ावा भी एक ये पॉइंट है कि इसके द्वारा सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस इंटरप्रिटेशन से व्यवसाय के जो विभिन्न कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनको लाभ हानि तथा अन्य तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है और प्रबंधन के प्रति जो धारणाएं हैं वे स्वतः ही समाप्त होती है, क्योंकि उनको सारी सूचनाएं स्वयं ही मिल जाती हैं। तो इसके साथ क्या होता है, श्रमिकों और कर्मचारियों के प्रबंधन के साथ सहयोग की भावना बढ़ती है, जिससे उद्योगों की बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती हैं और ये समस्त जानकारी उन्हें केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस इंटरप्रिटेशन बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। देखिए हम ये मानते हैं कि इम्पोर्टेंस बहुत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के, बट इसके साथ साथ ही इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिन्हें कि जो प्रयोग करता है, जो विश्लेषक है, उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्स्ट, नो प्रॉपर बेस ऑफ कंपैरिजन, कि ये तुलना का उचित आधार नहीं है, क्योंकि एक व्यवसाय में जो जितने भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनके विश्लेषण के आधार पर जो लिए गए निष्कर्ष हैं वो तभी अर्थपूर्ण हो सकते हैं जबकि उनकी तुलना एक निश्चित स्तर से की जाए, ठीक है। और तब तक कोई स्तर निश्चित नहीं होते जब तक कि कुछ हम उन स्तरों को निश्चित नहीं कर देते, क्योंकि स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। और एक क्या होता है, पर एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय की जो परिस्थितियां वो भिन्न भिन्न होती हैं, और साथ ही यदि दो फर्मों में भिन्न भिन्न सिद्धांत और परंपरा मान्यता का उपयोग किया जाता है तो जो तुलनात्मक विश्लेषण जो हम कर रहे हैं उससे लिए गए परिणाम भी तुलनीय नहीं होते। तो इस तरह से ये प्रॉपर बेस नहीं है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स। विभिन्न चलों की परिभाषाओं में भी अंतर होता है, व्यवहार में होता भी है। जैसे हम बात करें नेटवर्थ की या अंसारों की समता ज्ञात प्राप्त करने की, जो चालू संपत्ति चालू दायित्वों में बैंक ओडी तथा इन्वेस्टमेंट को सम्मिलित करने के संबंध में होती है। इसी प्रकार लाभ का भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। तो इस कारण जो विश्लेषण क्या होता है, जो विश्लेषण किया जाता है, जो इंटरप्रेट किया जाता है, जो एनालिसिस किया जाता है, वो अपना एक जो महत्व है वो खो देता है, क्योंकि ये सबके लिए डिफरेंट होता है। बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इट इज बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन है, निर्वचन है, एक वर्ष के तथ्यों के आधार पर किया जाता है और ये सूचनाएं अपूर्ण होती हैं और इतनी पर्याप्त सूचनाओं के आधार पर लिए गए निर्णय क्या नहीं होते, विश्वसनीय नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में इसकी तुलना भी उपयोगी नहीं होती। इट इज नॉट यूजफुल इन चेंजिंग सिचुएशन, ठीक है। चिट्ठा व्यवसाय की एक निश्चित तिथि को वित्तीय स्थिति दर्शाता है, यह मानते हैं, हमने पहले ही बात करी है। लेकिन कंपनी की वास्तविक स्थिति निरंतर क्या होती है, बदलती रहती है। तो जो चिट्ठी में जो दो तिथियों के मध्य जो परिवर्तन हुआ है उसको ये नहीं दर्शा पाते हैं, इसलिए विश्लेषण के आधार पर जो लिए गए निष्कर्ष हैं वो बेकार हो जाते हैं।
तो चेंजिंग सिचुएशन की बात नहीं करते हैं। इट प्रेजेंट्स ओनली हिस्टोरिकल डाटा। जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है, जो एनालिसिस है, वो केवल हिस्टोरिकल डाटा, ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर ही संबंधित होते हैं। यह हम बात करें कि भूतकाल में जो घटित घटनाएं उनसे ही संबंधित होते हैं, और इन घटनाओं में कुछ कमियां भी रह जाती हैं, कुछ अकुशलताएं भी होती हैं। तो इस तरह से जो एनालिसिस के आधार पर जो व्याख्या की गई है सदैव निष्कर्षों तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि भूत सदैव भविष्य का सूचक नहीं होता। नेक्स्ट, लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ रिलायबिलिटी। देखिए, जो विश्वसनीयता की कमी की संभावना भी इसमें बनी रहती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल वित्तीय घटनाओं के में मुख्यतः किसको प्रकट करता है? मुद्रा में प्रकट की गई सूचनाओं को ही प्रकट करता है, और उन्हीं को ध्यान में रखकर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। अतः यदि इनके एनालिसिस से प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या अन्य स्रोतों से प्राप्त की सूचनाओं तथा गैर मौद्रिक पहलों के साथ नहीं की गई हो, तो जो निष्कर्ष किए जाते हैं उनमें विश्वसनीयता होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो वो भी बहुत जरूरी है, जो कि मुद्रा में अंकित नहीं किए गए हैं, जो मुद्रा मॉनेटरी वैल्यू जिनकी नहीं है, वो तथ्य भी बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर उनको ध्यान में रखकर नहीं किए गए डिसीजन या एनालिसिस नहीं किए गए, तो ये यूजफुल नहीं होती, रिलायबल नहीं होते। नेक्स्ट, इट इज यूजफुल इन ओनली फिक्स प्राइस। देखिए, ये चेंजिंग प्राइस लेवल की बात नहीं करता है, क्योंकि वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनके एनालिसिस से निकाले गए जो डिसीजंस हैं वो पिछले वर्ष की तुलना में भी मूल्यों में जो परिवर्तन के आधार के कारण अर्थहीन हो जाते हैं। और वित्तीय विवरण है, मुझे सूचनाएं प्राप्त की जाती है, मुद्रा में प्रकट की जाती हैं, और जिन्हें क्या माना जाता है? फिक्स माना जाता है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि जो प्राइस लेवल है वो परिवर्तन होता रहता है, उनके मूल्य स्थिर नहीं रहते हैं। इसका कंपनी की जो अर्निंग है और लायबिलिटीज और असेट्स की बात करें, उन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये पूरी तरह से यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये केवल फिक्स प्राइस लेवल की बात करता है, चेंजिंग प्राइस लेवल की बात नहीं करते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट टू ह्यूमन एलिमेंट। जो विश्लेषण और निर्वचन है वो मानव तथ्य के अधीन है। देखिए, जो वित्तीय विश्लेषक हैं वही क्या करते हैं? वही एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, और जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है वो वित्तीय विश्लेषक की योग्यता, कुशलता, उनके दीर्घकालीन अनुभव पर निर्भर करता है, और जिसमें क्या मानते हैं हम? ह्यूमन एलिमेंट होता है। इस प्रकार यदि जो एनालिसिस्ट है, जो विश्लेषज्ञ है, वो अगर ईमानदार है, पक्षपाती नहीं है, तो इसके आधार पर निकाले गए निर्णय तो क्या हो सकते हैं? पूरी तरह विश्वसनीय होते हैं। लेकिन यदि वो पक्षपात कर रहा है या वो ईमानदार नहीं है, तो उसके द्वारा निकाल के निर्णय क्या होते हैं? भ्रमपूर्ण हो सकते हैं। तो इस तरह से जो एनालिसिस की उपयोगिता है वो विश्लेषक की ईमानदारी और योग्यता पर पूरी तरह से निर्भर करती है। नाउ, डिफरेंट कंपनीज सिचुएशन। देखिए, भिन्न भिन्न कंपनियों की दशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। दो कंपनियों के परिणाम की यदि हम आपस में तुलना करते हैं तो निष्कर्ष सही नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये संभव होता है कि दोनों में काम करने की जो प्रोसेस है, उनकी मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है, उनकी अकाउंटिंग जो प्रोसेस है, उनकी अकाउंटिंग मेथड है, प्रबंधन के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो एक वर्ष के कार्य निष्पादन पर प्रभाव डालने वाले जो फैक्टर हैं, अगले वर्ष में क्या हो सकते हैं? बदल भी सकते हैं। तो इस तरह से इनकी जो तुलना है वो पूरी तरह से अर्थपूर्ण हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन आज हमने डिस्कस की इस वीडियो में। तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस